हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग डिटर्जेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोप्स क्या होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, डिटर्जेंट के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्जेंट के जो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, डिटर्जेंट को फॉर्मुलेट जब हम लोग करते हैं, फॉर्मुलेशन होता है डिटर्जेंट में, तो उसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, वो हम लोग डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है उसके बारे में इंटरेस्टेड हैं। डिटर्जेंट और बेसिकली सोप के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि सोप को भी कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चर के लिए बेसिकली हम लोग इंटरेस्टेड होंगे कि रॉ मटेरियल क्या होगा। तो बेसिकली इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं डिटर्जेंट के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहले हम लोग रॉ मटेरियल की कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिटर्जेंट और सोप की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आपकी ये डिटर्जेंट के अगर हम लोग रॉ मटेरियल देखें, तो जो सर्फेक्टेंट आपका बेसिकली होता है वही सबसे मेजर कंपोनेंट होता है। तो जो मेजर रॉ मटेरियल होता है वो लीनियर एल्काइल बेंजीन होता है, उसी का हम लोग सल्फोनेशन करते हैं तो हमें लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट मिलता है। तो जो लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो बनता है वो बनता है लैब से। लीनियर एल्काइल बेंजीन को LAB लैब बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली अगर हम ये समझें तो लीनियर एल्काइल बेंजीन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस ए डिटर्जेंट नोन एज लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, और वो डिटर्जेंट वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली क्या लैब ही के लिए यूज़ किया जाता है सर्फेक्टेंट बनाने के लिए? ऐसा नहीं है, पहले लैब से पहले भी डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट यूज़ किया जाता था, बनाया जाता था। उससे प्रॉब्लम ये थी कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं था, मतलब उस बायोडिग्रेडेबल नहीं था, इससे आशय ये है कि वो डिग्रेडेड नहीं होता था इन्वायरमेंट में, और फिर वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए 1960s के आसपास ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी लीनियर एल्काइल बेंजीन मैन्युफैक्चरिंग की। फिर उसने मोस्टली रिप्लेस कर दिया जो पहले सर्फेक्टेंट बनाने में जो मेजर इंग्रेडिएंट यूज़ होते थे। तो बेसिकली अब जो ज़्यादातर सर्फेक्टेंट एनायनिक सर्फेक्टेंट बनाए जाते हैं उसमें लीनियर एल्काइल बेंजीन एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली देखने में अपीयरेंस इसकी कैसी है, अपीयरेंस की बात करें तो ये क्लियर कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, कोई कलर इसका नहीं होता। और हम लोग लीनियर एल्काइल बेंजीन को प्रोड्यूस कहाँ से करते हैं, लीनियर एल्काइल बेंजीन का सोर्स क्या है? तो लीनियर एल्काइल बेंजीन के अगर सोर्स की हम लोग बात करें तो ये बेसिकली जो हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल का, वहाँ से बहुत सारे फ्रैक्शंस हम लोग निकालते हैं, जैसे नेफ्था कट होता है आपका, उसके बाद ATF कट होता है, उसमें केरोसिन कट होता है। केरोसिन कट में जो कार्बन नंबर्स वेरी करती हैं वो C9 से लेके C15 तक यूजुअली वेरी करती हैं। मतलब कार्बन नंबर ऐसे कंपाउंड जिसमें 9 कार्बन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और जिस से लेके लगभग ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 15 हाइड्रोकार्बन नंबर्स हैं वहाँ तक के कंपाउंड्स होते हैं। तो उसी फ्रैक्शन से हम लोग रिकवर करते हैं ये पैराफिन्स पहले, क्योंकि ये अगर हम लोग इसका ये देखें जो हम लोग बनाना चाहते हैं लीनियर एल्काइल बेंजीन, अगर वो समझेंगे तो उससे ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो लीनियर एल्काइल बेंजीन में एक बेंजीन होगी और लीनियर कोई हाइड्रोकार्बन होगा, लीनियर हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली हमें दो चीज़ें चाहिए, एक बेंजीन चाहिए और लीनियर हाइड्रोकार्बन चाहिए। तो लीनियर हाइड्रोकार्बन कहाँ से मिलेगा, उसी की हम लोग बातें इस वक्त कर रहे हैं कि पहले जो लीनियर हाइड्रोकार्बन कहाँ से लाएंगे। तो लीनियर हाइड्रोकार्बन बेसिकली जो केरोसिन का फ्रैक्शन होता है, जो C9 to C15 होता है, उसको फर्दर जो कट निकालते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शनेट करते हैं। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यूज़फुल होता है वो C10 से लेके C14 तक के जो कार्बन नंबर्स वाले कंपाउंड्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। पूरा फ्रैक्शन क्या था, C9 to C15 था, ये केरोसिन रेंज थी। उसमें से जो C10 to C14 मतलब जिसमें कार्बन नंबर 10 कार्बन से लेकर 14 कार्बन तक वेरी कर रहे हैं जिन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स में, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं।
उसको भी अगर फर्दर देखा जाए तो बेसिकली हम लोग जब उसको फ्रैक्शनेट करते हैं, मतलब डिस्टिलेट करते हैं, बेसिकली फ्रैक्शनेशन का मतलब डिफरेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन करना, तो उसमें 2 कार्बन रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक C10 से जो C13 के जो कंपाउंड्स होंगे, और दूसरा जो है C11 से C14 के कंपाउंड्स होंगे। जो फ्रैक्शन हमने ऑब्टेन किया था केरोसिन से, ये वाला फ्रैक्शन हमने ऑब्टेन किया, और उससे फर्दर हमने 2 फ्रैक्शन अलग अलग ऑब्टेन किए। जब हमें लाइट लीनियर अल्काइल बेंजीन बनाना होता है, लाइट लैब बनाना होगा, तो हम लोग ये वाला फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। जब हैवी लीनियर अल्काइल बेंजीन बनाना होगा तो हम लोग ये वाला फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि जो हमें बेसिकली एक लीनियर हाइड्रोकार्बन चाहिए, तो लीनियर हाइड्रोकार्बन हमें कहाँ से मिलेगा, वो केरोसिन फ्रैक्शन से मिलेगा। केरोसिन जो होगा उसको हम लोग फ्रैक्शनेट करेंगे, वहाँ से हम लोग जो लीनियर कंपाउंड्स होंगे, नॉर्मल कंपाउंड्स जिसको एन बोल लगाते हैं, हम लोग सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड हैं। जो क्योंकि ब्रांच वाले बहुत ब्रांच चेन कार्बन्स भी होंगे तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम लोग उसको भी फर्दर फ्रैक्शनेट करके निकाल देंगे वहाँ से। तो बेसिकली हमें जो रॉ मटेरियल है लीनियर अल्काइल बेंजीन बनाने के लिए, एक तो बेंजीन चाहिए, दूसरा पैराफिन्स चाहिए, नॉर्मल पैराफिन्स। तो नॉर्मल पैराफिन्स हमें मिलती हैं कहाँ से, केरोसिन के फ्रैक्शनेशन से। अब इसमें हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि मेजर स्टेप्स क्या क्या हैं जो यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में। तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग केरोसिन का फ्रैक्शनेशन करेंगे, तो उसको प्री फ्रैक्शनेशन बोलते हैं। तो प्री फ्रैक्शनेशन का पर्पस क्या है कि हम लोग कंपाउंड्स ऑब्टेन करेंगे। कैसे कंपाउंड, C10 से C14 रेंज के हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और जिसमें इंटरेस्टेड है C10 से C13 है तो लाइट एंड लीनियर अल्काइल बेंजीन को प्रोडक्शन में यूज़ होगा, और C11 से C14 है तो वो हैवी एंड लीनियर अल्काइल बेंजीन के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो हम लोग प्री फ्रैक्शनेशन कर लेंगे। उसके बाद बेसिकली नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये हम लोग डायरेक्ट क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या है कि सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ऑक्सीजन भी एज इम्प्योरिटीज़ होता है। इम्प्योरिटीज़ का सेंस ये है कि ये कैटलिस्ट पॉइजन होते हैं बेसिकली, और कैटलिस्ट पॉइजन अच्छे नहीं है हमारे लिए, क्योंकि कैटेलिटिक प्रोसेसेस हम लोग यूज़ करते हैं और वहाँ पे ये पॉइजन है तो कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग उनको हाइड्रो ट्रीटिंग करेंगे, मतलब हाइड्रोजन की हेल्प से जो नाइट्रोजन कंपाउंड हैं या फिर जो आपके ये सल्फ़र कंपाउंड हैं उनको हम लोग दूसरे कंपाउंड्स में, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे उनका सेपरेशन ईजिली हो जाता है और फिर फर्दर वो अटैक नहीं कर पाते हैं कैटलिस्ट पे। तो एक बात ये समझ में है कि वो जो हम लोगों ने पैराफिन्स ली थी उसको हमको हाइड्रो ट्रीटर में ले जाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली उसकी इम्प्योरिटीज़ हमें, मतलब कैटलिस्ट पॉइजन हमें निकालने पड़ेंगे। अब जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला था, ये प्री फ्रैक्शनेशन किया था, मतलब बेसिकली डिस्टिलेशन किया था, वहाँ पे C10 से C14 के हाइड्रोकार्बन्स हमने निकाले थे। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स ये हैं C10 से C14, हमें टारगेट हमारा जो है वो हम लोग नॉर्मल या मतलब लीनियर कंपाउंड्स चाहते हैं। ये कंपाउंड्स लीनियर नहीं होते, इसमें ये जो ये जिसमें ब्रांच चेन कंपाउंड भी होंगे। तो बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है, तो हमारा पर्पज़ है कि उनको क्या करेंगे, पैराफिन को सेपरेट करेंगे। किससे, जो वो वाले फ्रैक्शंस हैं जिसमें ब्रांच फ्रैक्शंस हैं उसमें से सेपरेट करेंगे, तब हमें ये नॉर्मल पैराफिन मिल जाएंगे। नॉर्मल पैराफिन मिल गई। अब पैराफिन तो डायरेक्टली जो है ना, पैराफिन तो वैसे भी रिएक्टिव नहीं होती है। बेंजीन, अगर हमें लीनियर अल्काइल बेंजीन बनाना है तो हमें लीनियर मतलब अल्काइल ग्रुप से रिएक्शन करानी पड़ेगी इसकी। लेकिन अगर अभी हमारे पास क्या है, पैराफिन है, वो बिल्कुल रिएक्टिव होता ही नहीं है, नॉर्मली रिएक्टिव नहीं होता, तो रिएक्शन करेगा नहीं। तो इसलिए हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओलिफिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओलिफिन क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो अब ये पैराफिन्स हैं, पैराफिन्स मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसको ओलिफिन्स में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन से करते हैं हम लोग। एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़ा था कि वो कैटालिटिक प्रोसेस होता है और हायर टेम्परेचर पे होता है बेसिकली। तो हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो जिससे आपका ये ओलिफिन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अब डिहाइड्रोजनेशन के बाद ओलिफिन्स जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम लोग इसके साथ बेंजीन के साथ, जो बेंजीन हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस से ऑब्टेन करते हैं, उसके साथ अल्काइलेशन रिएक्शन करा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर अल्काइल बेंजीन मिल जाएगा।
तो हमारा टारगेट अभी क्या है, लीनियर एल्काइल बेंजीन बनाना। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हो गए। क्या है, पहला प्री फ्रैक्शनेशन, बेसिकली हमें जो आपका केरोसिन एंड से हमें काम के जो रेंज है C10 से C14 निकालना। अब उसके बाद किस में, इसमें सल्फर के कंपाउंड्स हैं, मतलब कैटलिस्ट पॉइजन है, तो हाइड्रो ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, हाइड्रो ट्रीटर में ले जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। जब ये हाइड्रो ट्रीटमेंट हो जाएगा तो क्योंकि हमें लीनियर कंपाउंड्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हमें जो फिर फर्दर जो है ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग जो ये आपके नॉर्मल या लीनियर वाले हैं कंपाउंड्स, उसको सेपरेट कर देंगे, किससे, जो ब्रांच वाले होंगे उनसे, और सेपरेट करने के बाद ब्रांच को फिर से हम लोग उसमें डाल देंगे यूनिट में, केरोसिन वाली जो यूनिट थी जो हमारे काम की नहीं है भाई। अब उसके बाद फिर क्योंकि रिएक्शंस होनी है आपकी बेंजीन के साथ, तो हमें ओलिफिन्स बनाना पड़ेगा। तो पैराफिन्स जो हमारी नॉर्मल पैराफिन्स मिली थी लीनियर पैराफिन्स से, हमें लीनियर ओलिफिन बनाना है। लीनियर ओलिफिन जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग अल्काइलेशन रिएक्शन करेंगे। तो ये बेसिक स्टेप्स हो गए हमारे 5 स्टेप्स। अगर हम लोग देखा जाए तो ये 5 स्टेप्स हैं। अल्काइलेशन करा देंगे तो वहाँ पे भी कैटलिस्ट यूज़ होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होता है कैटलिस्ट। तो ये बेसिकली ये आपका स्टार्टिंग ये था कि ये कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व। अब अगर हम लोग बात करें कि मतलब अगर इसको ये प्रोसेस, क्योंकि सबसे पूरे यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें मतलब कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे और कैसे ये इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा। तो जैसे देखते हैं हम लोग, केरोसिन हमें निकालना है, केरोसिन से हमें मिलता है कैसे, फ्रैक्शनेशन से। बेसिकली फ्रैक्शनेशन कहिए, प्री फ्रैक्शनेशन, दो मतलब फ्रैक्शनेशन करते हैं। तो एक बार प्री फ्रैक्शनेशन से हम लोग को क्या मिलती है कि C10 से C14 वाली रेंज मिलती है। फिर उसमें से हम लोग वो जो नॉर्मल पैराफिन्स वाली हैं, नॉर्मल पैराफिन है, उनको रिमूव कर लेते हैं। तो बेसिकली C10 से C14 कट मिला। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, उसमें क्योंकि इम्प्योरिटीज़ हैं तो सल्फर के कंपाउंड्स को, इम्प्योरिटीज़ मतलब वो कैटलिस्ट पॉइजन है, इम्प्योरिटीज़ कहना ठीक नहीं, कैटलिस्ट पॉइजन कहिए, तो उनको हाइड्रोट्रेटिंग करते हैं। फिर हमें बेसिकली क्या हमारा टारगेट होता है, लीनियर पैराफिन्स मिलना। लीनियर पैराफिन मिल गई। उसके बाद लीनियर पैराफिन से हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिहाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा। तो डिहाइड्रोजिनेशन नेक्स्ट स्टेप होगा। तो लीनियर पैराफिन का हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब बेसिकली पैराफिन्स को ओलिफिन्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ओलिफिन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ओलिफिन प्रोड्यूस होगा तो फिर उसके बाद हमारे पास बेंजीन कहीं ना कहीं से प्रोसेस में होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्काइलेशन प्रोसेस करते हैं। मतलब बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप को ऐड करने को ही क्या कहते हैं, अल्काइलेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, लॉजिकल स्टेप, बेंजीन का अल्काइलेशन करेंगे। उसके लिए बेंजीन आनी चाहिए हमारे पास, तो बेंजीन ऐड करेंगे हम लोग। पर ओलिफिन्स हमने यहाँ से ऑब्टेन कर लिया है तो ओलिफिन्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर एल्काइल बेंजीन मिल जाएगा। तो लीनियर एल्काइल बेंजीन जो मिलेगा उसमें क्योंकि इम्प्योर्ड ये अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट भी होता है, तो उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो प्यूरिफाई करके मतलब डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाके प्यूरिफाई कर लेंगे तो हमें बेसिकली लीनियर एल्काइल बेंजीन मिल जाएगा। अब अगर हमें लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट बनाना हो, बेसिकली जो डिटर्जेंट है, तो उसमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें सल्फोनेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। सल्फोनेशन रिएक्शन के लिए हम लोग को मतलब बेसिकली जो है SO3 को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओलियम बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, तो ओलियम यूज़ करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये सल्फोनिक एसिड्स मिल जाएंगे। अब सल्फोनिक एसिड क्योंकि जो आपके अभी हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं कि जो सोप्स होते हैं बेसिकली वो सॉल्ट होते हैं या डिटर्जेंट भी होते हैं, वो सॉल्ट होते हैं किसके, सल्फोनेट के, मतलब ये आपके अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट के या अल्काइल बेंजीन हाइड्रोजन सल्फेट के। तो उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करानी पड़ेगी बेसिकली। तो जो सल्फोनिक एसिड बना था उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्टिक चाहिए, बेसिकली कोई बेसिक मीडियम चाहिए। तो NaOH से हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं, तब फिर फाइनली हमें लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट मिलता है। तो लीनियर एल्काइल बेंजीन हमें यहीं पे मिल गया, लेकिन हम लोग लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट अगर बनाना हो तो क्या फर्दर स्टेप करने पड़ेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग इंडस्ट्री में कैसे लीनियर एल्काइल बेंजीन मैन्युफैक्चर किया जाता है, लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो लीनियर एल्काइल बेंजीन कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, फ्लो शीट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने लिया है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया है कि रॉ मटेरियल जो हमें ऑब्टेन हो रहा है वो लीनियर पैराफिन्स हो रहे हैं। लीनियर पैराफिन्स मतलब इसमें कोई ब्रांच पैराफिन्स नहीं है। लेकिन अगर फ्लो शीट में हमसे कह देता है कि आप एकदम बेसिक से, मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए, तो बेसिकली हमें तब लीनियर पैराफिन्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि लीनियर पैराफिन हम लोग कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, केरोसिन से। केरोसिन का प्री फ्रैक्शनेशन करते हैं, मतलब डिस्टिलेशन करते हैं बेसिकली। वहाँ से हमें C10 से C14 कंपाउंड्स मिल जाते हैं। C10 से C14 मिले तो हम लोगों को अगर लाइट लीनियर एल्काइल बेंजीन चाहिए तो C10 से C13 वाला यूज़ करेंगे। अगर हैवी बेंजीन चाहिए तो C11 से C14 ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा कि हमें, क्योंकि उसमें कैटलिस्ट पॉइजन्स भी हो सकते हैं, तो हमें कैटलिस्ट पॉइजन को रिमूव करना है। मतलब सल्फ़र है तो सल्फ़र के कंपाउंड्स को रिमूव करना है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन अमोनिया बन जाता है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो नाइट्रोजन को निकालना है। ऑक्सीजन की अगर है तो ऑक्सीजन को भी वहाँ कन्वर्ट कर लेंगे किसी ऐसे कंपाउंड्स में जो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो हाइड्रो ट्रीटमेंट करते हैं। पैराफिन्स बेसिकली हमने पैराफिन्स निकाली, पैराफिन्स को हाइड्रो ट्रीटमेंट किया। उसके बाद क्योंकि वो पैराफिन्स जो हमें ऑब्टेन हुई थी वो सारी पैराफिन्स क्या थी, नॉर्मल नहीं थी, लीनियर नहीं थी, हमें लीनियर चाहिए। तो बेसिकली हम लोग फिर डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे, जहाँ पे डिस्टिलेशन कॉलम में नहीं ले जाते, बेसिकली सॉरी, डिस्टिलेशन कॉलम में नहीं ले जाते, हम लोग उसको ले जाते हैं एक ऐसा एक टेक्नोलॉजी होती है, मतलब मोलेक्स प्रोसेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मोलेक्स प्रोसेस। उसमें बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलर सीव्स होती हैं, अगर पहले मैंने कह दिया होगा गलती से, तो जो हम लोग ये जो पैराफिन्स हैं, जो आइसो पैराफिन्स हैं और नॉर्मल पैराफिन्स हैं, नॉर्मल पैराफिन्स से दोनों का मिक्सचर हमें मिला था केरोसिन से। बेसिकली हम लोग नॉर्मल पैराफिन्स भी चाहते हैं, क्योंकि यही लीनियर कंपाउंड्स बनाएगा, लीनियर एल्काइल बेंजीन। तो हमको आइसो पैराफिन्स रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को ये कैटलिस्ट में एड्जॉर्प्शन कराना पड़ता है। कैटलिटिक प्रोसेस होता है, एड्जॉर्प्शन होता है, तो उसमें एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं। तो जो एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं बेसिकली मॉलिक्यूलर सीव हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मॉलिक्यूलर सीव। तो मॉलिक्यूलर सीव जो होता है वो, जो इसमें आपके नॉर्मल पैराफिन्स हैं उसका, इसके मतलब सीव का इस तरह हम लोग इसमें जो आपके पोर्स होते हैं इस तरह रखते हैं कि जो नॉर्मल पैराफिन्स हैं वो तो इसमें इंटर कर जाएं और वो एड्जॉर्ब हो जाएं, फिर उनको हम लोग रिमूव कर लेंगे। लेकिन जो आइसो नहीं, मतलब ब्रांच पैराफिन्स बोला जाए, ब्रांच होंगी जिसमें ब्रांचिंग होगी, जैसे C कार्बन 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 ऐसा है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग हुई है, तो वो इतना पोर्स, इनका मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो वो इस पोर्स में जा ही ना पाए। तो वो क्या होता है, जो ये हम लोग एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं वो सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट होता है, मतलब वो सेलेक्टेड कंपाउंड को ही एड्जॉर्ब करता है। वहाँ से फिर हम लोग को नॉर्मल पैराफिन मिलती है। तो बेसिकली हम लोग 2 स्टेप करने के बाद लीनियर पैराफिन्स या नॉर्मल पैराफिन्स पे हम लोग पहुँचे हैं। पहला 3 स्टेप करने के बाद पहला हम लोगों ने प्री फ्रैक्शनेशन किया, तो वहाँ पे हमें मतलब ये कट मिला C10 से C14। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको हाइड्रो ट्रीटमेंट किया, तो वहाँ से हम लोगों की सल्फ़र और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई, मतलब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने इस सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन कराया, सॉरी सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन कराया। तो सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि एड्जॉर्ब कर लिया कंपाउंड्स ने, मतलब एड्जॉर्बेंट ने लीनियर जो पैराफिन्स हैं उनको एड्जॉर्ब कर लिया, फिर उसको हम लोग डिजॉल्व करके ऑब्टेन कर लिए, तब हम लोग को लीनियर पैराफिन मिले। यहाँ हम लोग पहुँचे। अब लीनियर पैराफिन से हमें लीनियर एल्काइल बेंजीन बनाना है, तो क्या करते हैं, लीनियर पैराफिन्स होगा अपना रॉ मटेरियल है, और जो प्रोसेस में यूज़ हो रहा है तो कुछ पार्ट क्या हो रहे होंगे, यूज़ नहीं हो रहे होंगे फुल्ली, तो उनको हम लोग रिसाइकिल कर लेते हैं। रिसाइकिल कर लेने के बाद फिर क्या करते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी, पहली वाली जो रिएक्शन होगी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बेसिकली जो है वो क्या होती है, डिहाइड्रोजिनेशन जानते हैं हम लोग कि कैटालिटिक रिएक्शन होती है और हायर टेम्परेचर पे होती है। तो हमें हायर टेम्परेचर पे ले जाना है फीड को, तो जो वहाँ, क्योंकि रिएक्टर का टेम्परेचर हायर होता है तो वहाँ से जो फीड आउटपुट निकलता है, फ्लूइड निकलता है, वो हॉट होता है। तो हम लोग जो फीड हमारी जा रही है और जो H2 वगैरह आ रहे हैं जो फर्दर यूज़ होते हैं, उनको हम लोग रिसाइकिल करके
इसमें पहले प्री हीट करते हैं, मतलब इसमें हीट एक्सचेंजर में इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर होता है, यहाँ पे हीट करते हैं इस फ्लूइड के, ये इफ्लुएंट से, तो यहाँ पे कुछ गर्म हो जाता है। फिर क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे होना है तो फिर हम लोग फर्नेस में ले जाते हैं, वहाँ पे फर्दर हीट करते हैं तो उसके बाद फिर टेम्परेचर जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है अपनी रिएक्शन का वो हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है फर्नेस में। अब यहाँ पे हीट करने के बाद हम लोग ले जाएंगे रिएक्टर में, क्योंकि हमें क्या कराना है, अब पैराफिन्स मिली हैं, ऐसे नॉर्मली तो रिएक्ट करेंगे नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिहाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पैकॉल रिएक्टर। तो पैकॉल का मतलब ये अगर हम लोग समझा जाए, पैकॉल है पैराफिन्स से ओलिफिन्स, आपका पैराफिन से ओलिफिन्स बन रहा है लेकिन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो PaCOl। तो ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है UOP की, यूनिवर्सल ऑयल प्रोडक्ट्स की। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली इसमें 3 रिएक्टर यूज़ होते हैं और तीनों रिएक्टर जो है ना UOP ने डिज़ाइन किए हैं। वैसे नॉर्मली जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें कितने रिएक्टर होते हैं, एक रिएक्टर होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हुआ था प्रोसेस तो उसमें 2 रिएक्टर होते थे, लेकिन इस प्रोसेस में बेसिकली 3 रिएक्टर हैं। हमें पहले डिहाइड्रोजिनेशन करना है तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्टर होगा, तो उसको पैकॉल रिएक्टर बोलते हैं बेसिकली। तो हम लोगों ने फीड को इसमें जो फीड थी अपनी यहाँ पे पैकॉल रिएक्टर में फिट किया, उसके बाद यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगी। तो डिहाइड्रोजिनेशन से क्या होगी कि हम लोग बेसिकली इंटरेस्टेड जो हैं वो जो ओलिफिन बनाना चाहते हैं, लेकिन ओलिफिन जो होनी चाहिए वो मोनो ओलिफिन होनी चाहिए। मतलब मोनो ओलिफिन का कि जो भी आपका है सिर्फ उसमें एक ही जगह डबल बॉन्ड हो, ये एक ही जगह डबल बॉन्ड हो, बाकी पूरे जो 12 या 13 कार्बन की जो ये चेन है सब पूरी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेलेक्टिव डिहाइड्रोजिनेशन करने की कोशिश रहती है, ट्राई करते हैं हम लोग कि यहाँ पे सेलेक्टिव डिहाइड्रोजिनेशन हो। तो सेलेक्टिव डिहाइड्रोजिनेशन के लिए हम लोग कैटलिस्ट, बहुत स्पेशल कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत कॉस्टली कैटलिस्ट है, प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और सपोर्ट करते हैं एल्यूमिना एज ए जो है ना उस पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, उस पर प्लेटिनम कैटलिस्ट देते हैं। पूरा प्लेटिनम कैटलिस्ट तो नहीं दे सकते हैं ना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। तो एल्यूमिना को सपोर्ट के लिए लगाते हैं और जो ऊपर सरफेसेस होगी जिस पे बेसिकली रिएक्शन होनी है वहाँ पे कैटलिस्ट प्लेटिनम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन इसलिए भी कराते हैं कि जो आपके जो सल्फ़र वगैरह ये एक्चुअली पॉइजनिंग ना हो पाए सल्फ़र कंपाउंड्स की। और जब यहाँ पे रिएक्शन होती है तो बेसिकली क्या होगा, ओलिफिन्स बन जाएंगी। लेकिन हम लोग भले ही सेलेक्टिव डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं लेकिन साइड रिएक्शंस तो होनी ही है, साइड रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में ओलिफिन्स के साथ साथ क्या होती है, डाई ओलिफिन बन जाती है। डाई ओलिफिन का मतलब क्या हुआ कि 2 जगह डबल बॉन्ड है, कहीं भी हो सकता है 2 जगह डबल बॉन्ड। आपकी जैसे 12 कार्बन की चेन है, हम लोग तो यहाँ कम ही दिखा रहे हैं, 6 दिखा, जैसे 7 8 9 10 11 12 हो गई। तो यहाँ पे 2 जगह डबल बॉन्ड बन गया, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मतलब हम लोग क्योंकि लीनियर अल्काइल बेंजीन बनाना चाहते हैं तो एक ही डबल बॉन्ड हो जिससे वो रिएक्ट कर जाए बेंजीन पे। 2 ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम होने नहीं देती। प्रॉब्लम उससे क्या होती है, डाइओलिफिन्स होती हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम तो ये करती हैं जब हम लोग बाद में एल्काइलेशन कर रहे होंगे बेंजीन को यूज़ करके, तो ये बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट कर जाती हैं। तो पहली बात तो हमारा एरोमेटिक्स को ख़राब कर रही हैं और रिएक्ट करने के बाद वो डाइफिनाइल एल्केन बनाती हैं, और या फिर तो वो पॉलीमर्स बना लेती हैं और डाई एल्केलाइन इंडेन बनाती हैं। इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाती हैं जो बेसिकली हैवी एल्काइलेट उनको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अगर डाई ओलिफिन्स बन रहा है यहाँ पे तो वो हैवी एल्काइलेट बना देता है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि यहाँ पे डाई ओलिफिन्स भी बन गई। बहरहाल जो यहाँ पे रिएक्शन हुई अब मोनो ओलिफिन हमारा टारगेट प्रोडक्ट है, ज़्यादातर मोनो ओलिफिन्स ही बनता है, लेकिन स्लाइट अमाउंट में डाई ओलिफिन्स भी बन गया। और आपका जो हो सकता है 100% कन्वर्जन नहीं होगा तो आपकी पैराफिन्स होंगी। तो मोनो ओलिफिन्स, डाई ओलिफिन्स और पैराफिन्स यहाँ से बेसिकली हम लोग, और हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन भी बन रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हम लोग क्योंकि हायर टेम्परेचर पे है तो फीड को हीट किया, उसके बाद हम लोग क्योंकि हाइड्रोजन जो आपका लाइटर कंपोनेंट है इसको हम लोग रिमूव कर लेना चाहेंगे, बाकी सब तो लिक्विड प्रोडक्ट हैं।
लेकिन जो आपका हाइड्रोजन है वो गैसियस प्रोडक्ट है और कुछ और हो सकता है लाइटर कंपोनेंट फॉर्म हुए हों, तो उनको हम लोग फेज सेपरेटर में ले जाते हैं। तो फेज सेपरेटर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं, हाइड्रोजन जिसमें मेजर कंपोनेंट होता है और कुछ लाइटर कंपोनेंट हो सकते हैं, वो हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रिच गैसेस को हम लोगों ने कहीं इसको स्टोर कर लिया और फर्दर जो यूज़ करना है यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रिसाइकिल भी कर लेते हैं। रिसाइकिल कर लेते हैं, उसका पर्पज़ है कि हम लोग फर्दर अभी रिएक्शन कराएंगे और जो मेकअप यहाँ से जो हाइड्रोजन बची और कुछ इसका हाइड्रोजन का पार्ट ले जाके एक दूसरे रिएक्टर में यूज़ करते हैं। उस रिएक्टर के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो फेज सेपरेटर से जो आपकी वेपर्स थी वो हमने यहाँ से रिमूव कर ली। वेपर्स में बेसिकली हाइड्रोजन रिच वेपर्स थी। अब जो यहाँ पे बचा वो क्या बचा, आपका ओलिफिन्स बचा, डाई ओलिफिन्स बचा और पैराफिन्स बची, अनरिएक्टेड पैराफिन्स। तो पैराफिन्स और डाई ओलिफिन्स जो होती हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होती हैं। जो इस फेज सेपरेटर में होती हैं वहाँ पे डाई ओलिफिन्स और मोनो ओलिफिन्स इक्विलिब्रियम में होती हैं। अब यहाँ से फिर इन लोग को, क्योंकि डाई ओलिफिन बनी है और डाई ओलिफिन हमारे प्रोसेस के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि हैवी अल्काइलेट बना रही है और बेंजीन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, तो हम लोग डाई ओलिफिन्स को फिर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मोनो ओलिफिन्स में। मोनो ओलिफिन्स में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। भाई 2 ओलिफिन्स हैं तो उनको क्या करेंगे, एक जगह एक डबल बॉन्ड पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो मोनो ओलिफिन्स बन जाएंगी। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करानी पड़ेगी। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराने के लिए फिर हम लोग को रिएक्टर में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आपके थी मतलब पैराफिन्स होंगी, मोनोफिन्स, डाईओलिफिन्स, तो सेलेक्टिव ये ऐसा कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं कि ये जो सिर्फ डाईओलिफिन्स है उसी को हाइड्रोजिनेट करे, मोनो ओलिफिन्स को ना करे, नहीं तो हमारा पूरा यहाँ तक एक्सरसाइज ही खराब हो जाएगी क्योंकि फिर पैराफिन्स बन जाएंगी। तो ये जो सिलेक्टिव आपका हाइड्रोजनेशन करता है तो इसमें ये डिफाइन रिएक्टर है, मतलब ये भी यूओपी ने ही डेवलप किया है। तो पहला रिएक्टर आपका पैकॉल रिएक्टर था। ये कौन सा रिएक्टर है, डिफाइन इस तरह इसका ये रजिस्टर्ड इन्होंने किया है। आर जो है ना रजिस्टर्ड होता है, जो ट्रेडमार्क में आता है ये। तो इसमें क्या करते हैं, डाई ओलिफिन्स को हम लोग मोनो ओलिफिन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो कैटलिस्ट डेवलप किया उसका नाम H14 दिया है। तो H14 कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अवेलेबल नहीं है कैटलिस्ट वो कि कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट बेसिकली यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें इतना आइडिया है कि H14 कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो H कैटलिस्ट यूज़ करके डिफाइन रिएक्टर में यहाँ पे जो डाई ओलिफिन्स हैं उसको ज़्यादातर हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया मोनो ओलिफिन्स में। उसके बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट इफ्लुएंट निकला डाई ओलिफिन से उसको हम लोग स्ट्रिपर में ले जाते हैं। स्ट्रिपर में बेसिकली ले जाने का पर्पज़ ये होता है जो लाइट एंड्स बचे हुए हैं अब भी, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। बेसिकली जो डिज़ोल्व लिक्विड में डिज़ोल्व हो गई थी हाइड्रोकार्बन्स में वही होती हैं, उनको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे। लाइट एंड्स रिमूव हो जाएंगे तो बेसिकली अपना क्या बचा, मोनो ओलिफिन्स बचा जो ज़्यादातर क्वांटिटी में होगा, अनरिएक्टेड पैराफिन्स बचा और फिर आपका डाईओलिफिन्स या हैवी अल्काइलेट जो मतलब डाईओलिफिन्स थोड़ा बहुत बचा। अब हम लोग उसको ले जाएंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस का पार्ट है वो रिएक्टर है। कौन सा रिएक्टर, अल्काइलेशन रिएक्टर। तो वो रिएक्टर को इन्होंने जो डेवलप किया उसका नाम डीटॉल दिया है, डीटॉल रिएक्टर। तो डीटॉल रिएक्टर में ले जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, अल्काइलेशन होता है। अल्काइलेशन होने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को बेंजीन चाहिए। बेंजीन हम लोग फीड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बेंजीन, फ्रेश बेंजीन देखिए फीड हो रही है और जो अनकन्वर्टेड बेंजीन है उसको भी फीड कर रहे हैं। फ्रेश फीड के साथ मिक्स करके हम लोग इस रिएक्टर में ले आ रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, ओलिफिन्स चाहिए। तो ओलिफिन्स जो स्ट्रिपर यूनिट से जो बॉटम से मिला, इसमें आपका क्या था, मोनो ओलिफिन था और आपका पैराफिन्स था बेसिकली। तो उसको हम लोगों ने स्मॉल क्वांटिटी में, जो यहाँ पे डाई ओलिफिन्स नहीं कन्वर्ट हुई होंगी वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में डाई ओलिफिन्स होंगी, तो उसको हम लोग कहाँ ले गए, डीटॉल रिएक्टर में ले गए। तो यहाँ पे ओलिफिन्स होंगी बेसिकली जो हमारे पर्पज़ की जो काम की है। तो ओलिफिन्स यहाँ पे अल्काइलेशन रिएक्शन होगा। तो अल्काइलेशन होगा तो बेसिकली जो आपका अल्काइल ग्रुप है RCH2 कहते हैं हम लोग, या CH3 कहते हैं। तो बेसिकली अल्काइल ग्रुप इस पे ऐड हो जाता है, इतना हम लोग ये कहते हैं RCH2 सॉरी, C कार्बन एक इसके साथ, 2 इसके साथ, ठीक है, RCH2। तो ये यहाँ पे अल्काइल फॉर्म कर लेता है।
तो ये जो रिएक्टर है बेसिकली जो पहले रिएक्टर थे, मतलब यही यूओपी ने ही डेवलप किया था। ये जो रिएक्टर डेवलप किया है यूओपी ने पार्टनरशिप में किसी एक कंपनी के साथ किया है। इसके पहले जो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते थे वो HF जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो कैटलिस्ट यूज़ करते थे, एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड। हम लोगों ने किसी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है और स्किन वगैरह से अगर ज़्यादा क्वांटिटी में टच कर जाए तो डेथ भी हो जाती है। तो कोरोसिव है तो इसके लिए वो कॉस्ट, क्योंकि कोरोसिव है तो इक्विपमेंट को कोरोड करेगा तो इक्विपमेंट की लाइफ कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, पाइपलाइंस वगैरह उसकी अलग से प्रोवाइड करनी पड़ेगी और स्टोर करना उसको बहुत मुश्किल होता है। स्टोरेज के लिए वो रिक्वायरमेंट थी। तो पहले हम लोग HF जो है ना कैटलिस्ट यूज़ करते थे, लेकिन फिर बाद में जो प्रोसेस डेवलप हो गया तो फिर हम लोग जो प्रोसेस, अब नया प्रोसेस और डिटॉल कैटलिस्ट है। तो इंडिया में जो इंडियन ऑयल IOCL है वो डिटॉल प्रोसेस यही वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। रिलायंस भी इंडिया का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है लीनियर एल्काइल बेंजीन का। तो पहले के जो प्लांट थे रिलायंस के उसमें तो HF कैटलिस्ट ही यूज़ करते थे। तो बेसिकली ये जो कैटलिस्ट होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये जो बेड होता है इसमें सॉलिड एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली जियोलाइट होता है उसका मेजर कंपोनेंट है, वो डिफरेंट उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और ये पैक्ड बेड होता है। ये जो रिएक्टर है इसमें पैकिंग रहती है कैटलिस्ट की। तो ये जो कैटलिस्ट अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो नॉन कोरोसिव हो गया, मतलब कोरोजन कोई नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर जो कोरोजन नहीं कर रहा है तो ये माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस में रिएक्शन हो जाएंगी, बहुत हमें एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अल्काइलेट मतलब लीनियर अल्काइल बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ से लीनियर अल्काइल बेंजीन फॉर्म हो गया तो देखिए हमारे पास क्या क्या बचा, लीनियर अल्काइल बेंजीन बचा, प्रोडक्ट में होगा बेंजीन होगा क्योंकि हम लोग एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं बेंजीन को, तो बेंजीन होगा कुछ अमाउंट में। आपके क्या हो गए, क्योंकि यहाँ पे अगर जो ओलिफिन्स बनना था तो क्या बना दिया उसने, हैवी अल्काइलेट बना दिया, रिएक्शन करके हैवी अल्काइलेट बना दिया बेंजीन से। तो हैवी अल्काइलेट्स होंगे और आपके क्या होंगे, पैराफिन्स भी होंगे जो अनकन्वर्टेड थी, जो रिएक्शन हुई थी बेसिकली यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कंप्लीट नहीं हुई थी, तो कुछ अमाउंट में पैराफिन्स होंगी। तो बेसिकली अब इन्हीं को सेपरेट करना है, बेसिकली 4 कंपोनेंट सेपरेट करना है। तो हमें कितने डिस्टिलेशन कॉलम चाहिए, 3 डिस्टिलेशन कॉलम चाहिए। तो बस यहाँ से हम लोग इजी प्रोसेस है, हम लोग डिस्टिलेशन में ले जाएंगे। सबसे पहले क्या सेपरेट होगा, बेंजीन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो हम लोग यहाँ से जो आपका डिटॉल रिएक्टर से प्रोडक्ट निकला, इफ्लुएंट बोलिए, हम लोग कहाँ ले जाएंगे, बेंजीन फ्रैक्शनेशन कॉलम में, क्योंकि सबको फ्रैक्शनेशन कॉलम कहेंगे तो हमें मतलब मुश्किल होगी याद करने में, तो इसको ये बेंजीन कॉलम है। तो यहाँ से हम लोग बेंजीन निकाल लेते हैं, उसको फिर रिसाइकिल कर देते हैं क्योंकि बेंजीन को यूज़ कर रहे हैं हम लोग प्रोसेस में। बेंजीन निकल गई तो यहाँ से फिर हमारा क्या बचा, लीनियर अल्काइल बेंजीन जो हमारा प्रोडक्ट है, पैराफिन्स बची और उसके बाद फिर हैवी अल्काइलेट बचे। तो फर्दर हम लोग किसको सेपरेट करेंगे, पैराफिन्स को सेपरेट करेंगे। तो फिर हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, पैराफिन डिस्टिलेशन कॉलम में, पैराफिन फ्रैक्शनेशन कॉलम में ले जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो पैराफिन्स हैं वो लाइटर कंपोनेंट है तो टॉप से आपके निकल जाएंगी और पैराफिन्स से हमारे फीड हैं। तो हम लोग जो नॉर्मल पैराफिन्स यहाँ से निकल रही हैं उसको हम लोग देखिए यहाँ से बॉटम से लेके आके यहाँ रिसाइकिल में जो फ्रेश फीड थी उसको मिक्स कर दिया। तो यहाँ से हमें पैराफिन्स निकल गई। अब हमारे पास क्या बचा, पैराफिन्स हमने निकाल लिया, हमने बेंजीन निकाल लिया, लीनियर अल्काइल बेंजीन बचा और क्या बचा हमारे पास, हैवी अल्काइलेट। तो एक फर्दर डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे, उसको रीरन कॉलम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हैवी अल्काइलेट हैवियर कंपाउंड है वो बॉटम से निकल जाता है और लीनियर अल्काइल बेंजीन जो है वो लाइटर कंपोनेंट होता है वो टॉप से निकल जाता है। तो इस तरह हम लोग लीनियर अल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मतलब हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए कि इसमें 3 रिएक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पैकॉल रिएक्टर, डी फाइन रिएक्टर, डी टॉल रिएक्टर। तो पैकॉल रिएक्टर में क्या हुआ, पैराफिन टू ओलिफिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। डी फाइन में क्या हुआ, डाई ओलिफिन्स टू मोनो ओलिफिन्स। और डी टॉल में क्या होता है, अल्काइलेशन रिएक्शन हो रही है बेसिकली। तो अल्काइलेशन रिएक्शन हो रही है बेंजीन की ओलिफिन्स के साथ। 3 हम लोगों ने रिएक्टर यूज़ किए, तो 3 हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ कर रहे हैं। बस प्रोसेस में इतना ही है, 3 रिएक्टर, 3 डिस्टिलेशन कॉलम, एक बीच में सेपरेशन, फेज सेपरेशन, क्योंकि हाइड्रोजन गैसेस जो बन रही हैं डिहाइड्रोजनेशन के साथ,
तो उनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डिफाइंड रिएक्टर था, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा रहे थे हम लोग सेलेक्टिव, तो जो आपकी यहाँ से हाइड्रोजन वो हुई थी उसको कुछ रिसाइकिल करके हम लोग यहाँ शुरू में ही ले ले रहे थे, और जो कम पड़ रही थी वो मेकअप हाइड्रोजन की तरह यहाँ से इस स्ट्रीम से ऐड कर दे रहे थे। तो इस तरह हम लोग जो ये लीनियर अल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर हमें लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट प्रोड्यूस करना होगा तो हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शन करा देंगे, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं होती हैं। तो सल्फोनेशन रिएक्शन करा देंगे, लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट मिल जाएगा। फिर हम लोग को अगर डिटर्जेंट बनाना है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, कुछ एडिटिव्स डाल देंगे और फिर क्या करेंगे, NaOH से रिएक्शन करा देंगे, तो लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट हो जाएगा। लेकिन वो फाइनल डिटर्जेंट नहीं होता। फाइनल डिटर्जेंट बनाने के लिए उसमें डिफरेंट अलग अलग फार्मूलेशन यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली डिटर्जेंट की और सोप की, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीनियर अल्काइल बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी हम लोग फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे।